एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइजर्स हब। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है इंडियन पॉलिटी की। हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है और उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है ऑन चैप्टर सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और सिटीजनशिप के अंदर जो एक्ट पास किए गए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है एक्ट ऑफ 1955, उसको भी हम देखेंगे, राइट। और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे कि सिटीजन्स होते कौन हैं और एलियंस क्या होते हैं, फ्रेंडली एलियंस क्या होते हैं, एनिमी एलियंस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू हम बहुत ही बारीकी में जानेंगे सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप आ जाता है पार्ट 2 के अंदर। देखिए, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनको ग्रुप किया गया है इनटू वेरियस पार्ट, राइट। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट 1 को और ये है पार्ट 2 और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। और जो पार्ट 2 है उसमें आ जाते हैं आर्टिकल 5 to 11। जितने भी आर्टिकल सिटीजनशिप से रिलेट करते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं पार्ट 2 के अंदर। तो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 को। और उसके बाद हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। सिटीजनशिप तो ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है सिटीजनशिप के बारे में, वो हम आर्टिकल्स पढ़ लेंगे। बट ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, राइट। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों में जिन्हें पॉलिटी बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है, जहाँ उन सब बिगनर्स को जिन्हें पता नहीं चल रहा कि कैसे बहुत ही क्रिस्प लैंग्वेज में हम नोट्स बनाएं इंडियन पॉलिटी के एंड कैसे इसको लर्न करें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिटीज़न क्या होता है, हु इज़ अ सिटीज़न। ठीक है, तो हु इज़ अ सिटीज़न, हम सिटीजनशिप की बात करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि नागरिक क्या होता है, किसको हम नागरिक बोलते हैं। देखिए, अगर हम एशियन टाइम्स की बात करें, अगर हम पुराने टाइम की बात करें, पुराने टाइम में ना जो एक शहर होता था, जो एक सिटी होती थी, उस सिटी में जो भी लोग रहते थे उनको सिटीज़न बोला जाता था, सिटी जन, राइट। अगर हम हमारी एशियन हिस्ट्री की बात करें तो उसमें ना एक वर्ड आ जाता है जन। जन का मतलब होता है पीपल, राइट। तो जन का मतलब पीपल, तो जहाँ पे क्या है सिटी एंड जन। तो अगर हम देखें तो सिटीजन क्या है, सिटीज़ में रहने वाले जन, वो लोग जो सिटीज़ में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिटीजन, राइट। ये तो एशियन टाइम्स की डेफिनेशन है। तो एशियन टाइम्स में बोला जाता था कि वो लोग जो सिटी में रहते हैं और जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, तो उन्हें बोला जाता था सिटीजन्स। बट अभी मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में मेंबर ऑफ अ सोसाइटी who participates directly or indirectly enjoys fundamental rights and owes fundamental duties। तो आज की लैंग्वेज में सिटीजन उसे बोलते हैं जो सोसाइटी में रहता है, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो, राइट। चाहे अर्बन एरियाज़ हो, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो, किसी भी एरिया में अगर कोई पर्सन रह रहा है ही कैन बी द सिटीजन। और जो पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे चाहे इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, बट पार्टिसिपेट तो कर रहा है इन द पोलिटिकल एक्टिविटीज़, तो ही कैन बी द सिटीजन। एंड के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो उन्हें देखने हैं और साथ के साथ उसके पास एक ड्यूटीज़ भी हैं जिसको उसने ओबे करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिटीजन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टाइम्स। तो आज के समय में सिटीजन कौन हुआ, जो एक सोसाइटी का मेंबर है और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और साथ के साथ इंजॉय करता है फंडामेंटल राइट्स को और बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो संविधान में लिखी गई हैं उसको मानता है, राइट। तो सिटीजन क्या हुआ ये हमने देखा। उसके बाद अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो AKCU के हिसाब से अ सिटीजन इज वन who owes allegiance to the state, has access to civil and political rights and is inspired with the spirit of service to the community। और कम्युनिटी की सेवा करने के लिए तैयार है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स उसके पास है और स्टेट्स के वो वफादार है और स्टेट की सारी बातें वो मानता है। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब है अ गवर्नमेंट, राइट।
तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें कौन कौन सी फीचर्स हैं सिटीज़न की, हमने अभी देखा कि सिटीज़न कौन हुआ, जो मेंबर है और जो परमानेंट रेजिडेंट है, राइट। तो कहीं भी किसी भी कंट्री पे किसी भी प्लेस पे अगर वो रह रहा है तो वो वहाँ पे परमानेंटली रह रहा है, राइट। परमानेंट का मतलब कि वो आता जाता नहीं है, वो टेम्परेरी बेसिस पे नहीं रह रहा, वो एक ही जगह पे परमानेंटली रह रहा है, उसका एड्रेस जो परमानेंट है वो उसी जगह का है। तो हु कैन बी द सिटीजन, सिटीजन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक मेंबर है और साथ के साथ वो वहाँ का रेजिडेंट है और उसके पास बहुत सारे राइट्स हैं। कौन कौन से राइट्स? सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट, पॉलिटिकल राइट्स। साथ के साथ बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो उसको माननी पड़ेंगी, जैसे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, उसको नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और साथ के साथ डिफेंस ऑफ द कंट्री में भी उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और वो लोयल होगा टूवर्ड्स द स्टेट। तो स्टेट का मतलब वो राज, वो कंट्री जहाँ पर वो रह रहा है, तो उसके प्रति उसको लॉयल, उसको वफादार होना पड़ेगा, राइट। तो अगर किसी पर्सन में ऐसी क्वालिटीज़ हैं और ये फीचर्स हैं तो वो क्या होगा? वो होगा सिटीजन ऑफ दैट स्टेट। आगे है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं सिटीजन जिन्हें हम सिटीजन बोलते हैं और एक होते हैं एलियंस। अभी ये वो वाले एलियंस नहीं है जो स्पेसशिप में आते हैं, राइट। तो एलियंस का मतलब होता है यहाँ पे फॉरेनर्स, राइट। सिटीजन्स जो उस कंट्री में रहते हैं, इसकी हमने डेफिनेशन अभी देखी। और एलियंस का मतलब जो फॉरेनर्स हैं जो उस कंट्री में नहीं रहते। तो सिटीजन्स को हमने देखा कि फुल मेंबर्स होते हैं और एलिजियंस होते हैं टू द स्टेट और साथ के साथ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को भी इंजॉय करते हैं। अगर हम फॉरेनर्स की बात करें, एलियंस की बात करें, तो वो दो तरह के हो सकते हैं, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस वो सारे एलियंस होंगे जिनके साथ हमारे इंडिया के कॉर्डियल रिलेशंस हैं, जिसके साथ अभी हमारे पीसफुल रिलेशन हैं। वो सारी कंट्रीज़ जिनके साथ हम पीस पे हैं, जिनके साथ हमारे रिलेशन पीसफुल हैं, वो सारी कंट्रीज़ के लोग कहलाएंगे फ्रेंडली एलियंस। बट वो सारी कंट्रीज़ इन केस किसी कंट्री के साथ वॉर होते हैं तो उस कंट्री के जितने भी लोग होंगे वो होंगे जी एनिमी एलियंस, राइट। अगर हम देखें सिटीज़न को, सिटीज़न की ना कुछ कैटेगरीज होती हैं। कुछ को हम बोलते हैं नेचुरली बॉर्न सिटीज़न और कुछ होते हैं नेचुरलाइज सिटीज़न। पहले हम देखें नेचुरलाइज सिटीज़न का मतलब, इसका मतलब कि आप उस देश के नागरिक नहीं थे बट आपको नागरिकता दी गई ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कंडीशन। कुछ ऐसी कंडीशन थी जिनको आपने फॉलो किया और उसके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिली, तो वो होती है नेचुरलाइज सिटीजनशिप। बट अगर हम नेचुरल बॉर्न सिटीजनशिप की बात करें, इसका मतलब आप किसी देश के नागरिक बनते हो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। जिस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है उस कंट्री के आप नागरिक बनते हो। तो इसमें भी ना दो चीज़ें हैं, एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सॉइल और दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ब्लड। प्रिंसिपल ऑफ सॉइल का मतलब है जिस धरती पे, जिस जगह पे, जिस कंट्री पे आपका जन्म हुआ है, आप उस कंट्री के नागरिक सिटीजन बन जाते हो, बजाय आपके पेरेंट्स की सिटीजनशिप कोई भी हो। इसका मतलब आपके पेरेंट्स किसी भी देश के नागरिक हों बट जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ अब वहाँ के निवासी बन गए, आप वहाँ के सिटीजन बन गए, राइट। बट अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ब्लड की बात करें, इसका मतलब आपका जन्म किसी भी कंट्री में हुआ हो बट जो आपके पेरेंट्स की सिटीजनशिप है वही आपकी सिटीजनशिप होगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ ब्लड। ब्लड के बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाती है बच्चे को, राइट। बट प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मतलब सॉइल के बेसिस पे, कंट्री के बेसिस पे सिटीजनशिप जब मिलती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सॉइल। जब ब्लड के रिलेशन में, जब जब ब्लड रिलेशंस में जब पेरेंट्स की सिटीजनशिप के बेसिस पे सिटीजनशिप मिलती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ब्लड। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में फॉलो किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ ब्लड को, राइट। अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इंडियन पॉलिटी का, वो आपको पता ही है, वो है सिटीजनशिप, राइट। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद कौन कौन से लोग हमारे इंडिया के नागरिक होंगे ये डिसाइड किया गया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 2 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं 5 से 11 तक आर्टिकल्स जो डील करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। अभी हम उसके बारे में ही स्टडी करेंगे। आर्टिकल 5 में लिखा गया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब
हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन कौन कौन से लोग हैं जो सिटीज़न बन जाते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आर्टिकल 5 में। तो आर्टिकल 5 कहता है कि वो सारे लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, डोमिसाइल मतलब जो इंडिया में रह रहे हैं, वो सारे इंडिया के सिटीज़न होंगे 26 जनवरी 1950 को। पर साथ के साथ इन 3 कंडीशन में से उनको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो 3 कंडीशन क्या है? पहली, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, वो इंडिया में जन्मा हो, और उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें कोई भी, चाहे उसकी मदर चाहे उसका फादर, वो इंडियन हो, राइट। और वो ऑर्डिनल रेजिडेंट हो इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स, पिछले 5 साल से वो इंडिया में रह रहा हो। तो अगर हम देखें आर्टिकल 5 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया में रह रहा है उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। साथ के साथ उसे 3 कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? वो इंडिया में जन्मा हो, या क्या हो कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई भी एक, चाहे मदर और फादर, वो इंडियन हो, और वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो इंडिया का, पिछले 5 सालों से वो इंडिया में रह रहा हो, राइट। अभी कौन से 5 साल की बात हो रही है? जब हमारा संविधान कमेंस हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से पहले वो 5 साल इंडिया में रह रहा था, ये कंडीशन है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन वो फुलफिल करता है तो उस टाइम पे वो भारत का सिटीजन बन जाएगा। ऐसा 26 जनवरी 1950 को हुआ था, राइट। आर्टिकल 6 बोलता है राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अभी आर्टिकल 6 में बात की जा रही है उन सारे पर्सन्स की जो पाकिस्तान से आए थे, राइट। तो जो इंडिया आए थे पाकिस्तान से, राइट, तो जो पाकिस्तान से आए थे उनको इंडियनशिप दी जाएगी अगर वो खुद, या उसके पेरेंट्स, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स। अभी पेरेंट्स में कोई भी हो सकता है, मदर और फादर, और ग्रैंड पेरेंट्स में कोई भी हो सकता है, उसके नाना नानी दादा दादी, राइट। वो अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो, चाहे वो खुद जन्मा हो, चाहे उसके पेरेंट्स, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वो अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है उस पर्सन की जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आया था, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है अगर वो 2 कंडीशंस को पूरा करता है। पहली कंडीशन, वो माइग्रेट हुआ हो बिफोर 19 जुलाई 1948। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आया था माइग्रेट होके फ्रॉम द पाकिस्तान, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए, इस बेसिस पे उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सेकंड केस क्या है कि अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आता है इंडिया में, तो उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। बट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी एक कंडीशन है कि रजिस्ट्रेशन की डेट से 6 मंथ पहले लगातार वो इंडिया में रह रहा हो, राइट। तो 6 आर्टिकल क्या बोलते हैं कि वो सारे पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि या तो वो खुद, या उसके पेरेंट्स में से कोई भी हो सकता है, मदर और फादर, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, दादा दादी नाना नानी। तो वो अगर अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे, साथ के साथ वो अगर जुलाई 1948 से पहले आता है तो वो ऑनरी रेजिडेंट हो। अगर वो 19 जुलाई 1948 से बाद आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, बट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो एटलीस्ट 6 मंथ इंडिया में रहा हो। ये कंडीशन है आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 7 बोलता है उन सभी लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी जो पहले तो पाकिस्तान चले गए थे, राइट, बट बाद में वो पाकिस्तान से वापस आए गए थे टू इंडिया। तो वो सारे लोग जो पहले इंडिया से पाकिस्तान गए और बाद में वो दोबारा सेटल होने के लिए इंडिया में आ गए, तो वो सारे लोग की बात की गई है अंडर आर्टिकल 7। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इनको एज अ सिटीजन बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, राइट। और जो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी उसके लिए जो एक ज़रूरी कंडीशन है वो है कि वो 6 मंथ इंडिया में रहेंगे, उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन होगी।
और इन अदर वर्ड्स रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले 6 मंथ प्रायर टू रजिस्ट्रेशन वो इंडिया में रह रहे हों, इस बेसिस पे उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, राइट। सो ये आर्टिकल डील करता है विद द राइट्स ऑफ पीपल जो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान को, बट 1 मार्च 1947 के बाद वो दोबारा इंडिया आए। जब वो दोबारा इंडिया आए, वो इंडिया के मेंबर, इंडिया के वो सिटीजन बन सकते हैं प्रोवाइडेड कि उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और वो 6 मंथ प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वो यहीं पे रह रहे हों, राइट। उसके बाद आता है आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 डील करता है उन सभी पर्सन से जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट इंडिया में नहीं रह रहे, राइट। तो इसका मतलब कि वो सारे लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं बट इंडिया में नहीं रह रहे, तो उनको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, राइट। वो सारे लोग जो इंडिया में नहीं रह रहे, जो किसी फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं बट वो इंडियन ओरिजिन के हैं। अभी हम कब बोलेंगे कि कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है? एनीवन हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो इंडियन ओरिजिन के वो लोग होते हैं जिनके या तो पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, राइट, वो अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे, राइट। तो अगर किसी पर्सन के पेरेंट्स का जन्म और किसी के ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, तो वो लोग कहलाते हैं इंडियन ओरिजिन के लोग। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन का है, उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, राइट, तो इंडियन कॉन्सुलेट के साथ। उसके बाद उसको इंडिया की सिटीजनशिप है वो मिल जाती है, राइट। ये थे आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के बारे में जो डील करते हैं उन सभी लोगों से जो 26 ऑफ जनवरी 1950 पे उस दिन इंडिया के सिटीजन बनते हैं। ये सारी आर्टिकल उस सभी लोगों से डील करते हैं जो 26 जनवरी 1950 को जो लोग थे ना, वो सिटीजन कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में लिखा गया इन आर्टिकल्स में। अभी अगर 26 जनवरी के बाद, फॉर एग्जांपल 27 जनवरी, 28 जनवरी 1950 अगर कोई पर्सन जन्म लेता है, यहाँ कोई सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? देखिए, जो हमने अभी आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रही हूँ। जो ये 4 आर्टिकल्स हैं, ये डील करते हैं उन सभी पर्सन से जो 26 जनवरी 1950 को इंडिया के सिटीजन बनते हैं। अगर कोई पर्सन 26 ऑफ जनवरी 1950 के बाद इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, तो वो कैसे बनेगा? इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा गया। संविधान में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो उन लोगों के लिए दिए गए हैं जो 26 जनवरी 1950 को इंडिया के सिटीजन बने थे, राइट। उसके बाद अगर कोई सिटीजन बनता है तो उसके लिए जो सारी पावर्स हैं वो दी गई हैं टू द पार्लियामेंट। देखिए, अभी मेरे कहने का जो तात्पर्य है ना, वो ये भी है कि 26 जनवरी 1950 को कौन लोग सिटीजन थे संविधान के हिसाब से, राइट। वो 27 जनवरी 1950 को सिटीजन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर पार्लियामेंट चाहे तो। संविधान ने सारी की सारी पावर है वो किसको दे रखी है? टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यही हम देखेंगे अगले 3 आर्टिकल्स में। आर्टिकल 9 बोलता है कि जो पर्सन्स खुद ही किसी और देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हैं तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे। दोबारा बता दूं, आर्टिकल 9 बोलता है उन सभी पर्सन के बारे में, उन सभी इंडियन सिटीजन्स के बारे में जो वॉलंटरली किसी और देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। जब वो किसी और कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं तो उनकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। आर्टिकल 10 डील करता है कि जो भी लोग, जो भी सिटीजन्स इंडिया के हैं, जो भी इंडियन सिटीजन हैं, वो आएंगे लॉ के अंदर। कौन सा लॉ? जो पार्लियामेंट बनाएगा। तो सभी लोग जो इंडिया के सिटीजन हैं वो पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। और जो ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की, ये दी गई है थ्रू आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि किसी भी पर्सन को अगर सिटीजनशिप देनी है या किसी को सिटीजनशिप नहीं देनी है, अगर किसी इंडियन सिटीजन की सिटीजनशिप को ख़त्म करना है, वो सारे पार्लियामेंट के द्वारा देखे जाएंगे। पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा इसके अंदर किसी पर्सन को सिटीजनशिप हम दे सकते हैं और किसी से भी सिटीजनशिप हम ले सकते हैं, राइट। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो भी प्रोविजंस आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 में जो भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं वो परमानेंट नहीं है, वो
परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो लॉ बना के किसी भी प्रोविज़न को हटा सकता है, किसी भी प्रोविज़न को रिपील कर सकता है, राइट। तो जो भी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक मेंशन किए गए हैं वो परमानेंट नहीं है। तो अगर कोई पर्सन 26 जनवरी 1950 को सिटीजन था तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो उनको उनकी सिटीजनशिप उनसे ले सकता है, राइट। ऐसा इस प्रोविज़न में लिखा गया है। तो अभी क्योंकि देखो मैंने आपको बताया आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक बहुत सारी प्रोविजंस दे रखी हैं, राइट। जो लोग 26 जनवरी 1950 को इंडिया के नागरिक बनते हैं उनके बारे में बताया गया है। साथ के साथ आर्टिकल 11 में ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा जिसके बेसिस पे कोई पर्सन जो सिटीजनशिप है उसको कैसे एक्वायर कर सकता है या किसी की सिटीजनशिप कैसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ऐसा एक लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। तो पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, जिसके चलते पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिसे बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस एक्ट को काफ़ी बार अमेंड भी किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इस एक्ट को अमेंड किया गया है इन द ईयर 1957, देन इन द ईयर 1960, फिर 85 में, फिर 86 में, फिर 1992 में, और उसके बाद 2003 में, देन 2005 में एंड देन 2015 में। तो बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं इस एक्ट में। तो अभी हम पढ़ेंगे इस एक्ट के बारे में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वो बताता है कि कैसे इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है या कैसे इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको लूज़ किया जा सकता है, राइट। तो एक्वायर करने के 5 तरीके हैं जो इस एक्ट में लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। लॉस कैसे ख़त्म की जा सकती है या कैसे लॉस हो सकता है इंडिया की सिटीजनशिप का, तो वो है 3 तरीके से, रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। तो हम इन सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सिटीजनशिप को जो एक्वायर किया जा सकता है वो है बर्थ के द्वारा, राइट। जिस देश में भी आप जन्मे हो तो जन्म के बेसिस पे जब सिटीजनशिप दी जाती है तो इसमें भी ना टाइम टू टाइम चेंजेस किए गए हैं। तो पहले अगर हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या क्या प्रोविजंस हैं बाय बर्थ के अंदर। तो अगर हम 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक की बात करें तो अगर किसी पर्सन का इस पीरियड के दौरान 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक का जन्म हुआ है तो उस पर्सन को सिटीजनशिप दी जा सकती है बाय बर्थ, बजाय इसके कि उसके पेरेंट्स की क्या नेशनैलिटी है। देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन कौन उस देश के नागरिक होंगे ये तो हमारे संविधान में बताया गया, राइट। बट 26 जनवरी 1950 के बाद कौन नागरिक होंगे ये पार्लियामेंट ने बताया थ्रू अ सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो उसी में जो एक प्रोविज़न है वो ये है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई जन्म लेता है 1 जुलाई 1987 से पहले तक तो वो इंडिया का नागरिक होगा, बजाय इसके कि उसके पेरेंट्स की क्या सिटीजनशिप है। मतलब मैटर नहीं करता कि उसके पेरेंट्स किसी भी देश के नागरिक हों, बट वो अगर इस देश में जन्म लेता है, इंडिया में जन्म लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन होगा। बट 1 जुलाई 1987 के बाद अप टू 3 दिसंबर 2004 तो कौन देश का नागरिक होगा? तो इंडिया का नागरिक होगा वो बच्चा जिसके पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया का सिटीजन हो। पहले क्या था कि नेशनैलिटी मैटर नहीं करती, बट इस पीरियड के दौरान क्या है कि पेरेंट्स में से चाहे मदर और चाहे फादर दोनों में से कोई एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बट अभी 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या है कि बाय बर्थ आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो, बट आपके जो दोनों के दोनों पेरेंट्स हैं इंडियन होने चाहिए या फिर एक पेरेंट सिटीजन हो इंडिया का और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो अभी प्रोविज़न क्या है कि कोई भी सिटीज़न हो सकता है इंडिया का जो इंडिया में जन्म लेता है, बाय बर्थ वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसके पेरेंट्स हैं वो इंडियन होने चाहिए और या फिर एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो क्या प्रोविज़न है? सबसे पहले थी कि उसका जन्म इंडिया में हो और उसके पेरेंट्स की जो नेशनैलिटी है वो मैटर नहीं करती। उसके बाद हुआ कि एक पेरेंट है वो इंडियन होना चाहिए, बट अभी क्या है कि दोनों के दोनों
पेरेंट इंडियन होने चाहिए, या फिर एक इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। क्लियर? इट मीन्स वो लीगल माइग्रेंट होना चाहिए अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की। उसके बाद है सेकंड मेथड टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज थ्रू डिसेंट, बाय डिसेंट। इट मीन्स हेरिडिटरी सक्सेशन। जब आपको आपके ब्लड रिलेशन के बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाती है, राइट, तो आपका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो फिर आप तो पहली प्रोविज़न में आ जाते हैं। बट अगर आपका जन्म इंडिया में नहीं होता, अगर किसी पर्सन का जन्म इंडिया में नहीं होता, इंडिया के बाहर होता है, तो उस केसेस में क्या होगा? अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जन्म लेता है तो उसको जो सिटीजनशिप दी जाती है वो दी जाती है बाय डिसेंट। इट मीन्स उसके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इंडियन हो, तो हेरिडिटरी रिलेशन के बेसिस पे उस पर्सन को जो सिटीजनशिप है वो दी जाएगी, चाहे उसका जो बर्थ है वो दुनिया में कहीं भी हुआ हो। तो अगर इसमें भी हम बात करें तो टाइम टू टाइम चेंजेस किए गए हैं। तो अगर हम 26 जनवरी 1950 से लेके 10 ऑफ दिसंबर 1992 की बात करें, तो इस पीरियड के दौरान अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जन्म लेता है तो उसको डिसेंट के द्वारा सिटीजनशिप दी जाएगी अगर उसका जो फादर है वो सिटीजन है। तो डिसेंट के बेसिस पे उस पर्सन को सिटीजनशिप दी जाएगी जिसके फादर इंडियन सिटीजन थे, राइट। बट 10 दिसंबर 1992 के बाद 3 दिसंबर 2004 के दौरान एक ऐसी प्रोविज़न थी कि जो लोग इंडिया से बाहर जन्मे हैं उसके पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया का सिटीज़न हो। पहले क्या था कि फादर सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, अभी क्या है कि पेरेंट्स में से कोई भी, चाहे मदर और चाहे फादर, इंडिया का सिटीज़न हो। बट 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या है कि किसी पर्सन को हम सिटीज़न नहीं मानेंगे जब तक उसका जो बर्थ है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा इंडियन कॉन्सुलेट के साथ। इट मीन्स कहीं पे भी उस पर्सन का जन्म हुआ है, कहीं पे भी उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो जन्म के 1 साल के अंदर अंदर उसके बर्थ को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है विद द इंडियन कॉन्सुलेट, तभी उसको इंडियन सिटीजनशिप है वो मिल जाएगी, राइट। आगे है बाय रजिस्ट्रेशन। तो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं कि सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है। तो अगला मेथड है बाय रजिस्ट्रेशन। तो इट मीन्स वो सारे पर्सन जो इंडिया में रह रहे हैं पिछले 7 सालों से, उनको रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है। कोई भी पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का मैंने आपको पहले बताया, वो सारे लोग जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जो जन्म है वो अनडिवाइडेड में इंडिया में हुआ हो, राइट, तो वो सारे आ जाते हैं इंडियन रीजन के। तो कोई पर्सन जो इंडियन रीजन का है वो कहीं पे भी रह रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया का नागरिक बन सकता है। मतलब इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन जो वर्ल्ड में कहीं पे भी रह रहा है वो इंडिया का नागरिक बन सकता है। उसके बाद स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन मस्ट कम एंड स्टे फॉर 7 ईयर। इसका मतलब क्या है कि कोई इंडियन सिटीजन है एम, उसके साथ किसी फॉरेनर ने की शादी, राइट, तो फॉरेनर हो गया फॉर एग्जांपल एफ। जब इन दोनों की मैरिज हुई तो ये तो इंडियन सिटीजन था एम तो, बट एफ तो फॉरेनर है ना, तो इस फॉरेनर को, इस स्पाउस को इंडिया में आके रहना पड़ेगा 7 साल के लिए। उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। उसके बाद है माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके जो माइनर बच्चे हैं वो इंडिया के सिटीजनशिप ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। अगर कोई बच्चे फुल एज के आ जाते हैं, फुल एज मतलब 18+ एज, जब वो 18 साल की उम्र को एक्वायर कर लें और फुल कैपेसिटी में हो और उनके पेरेंट्स हैं वो इंडियन हो, इंडियन पेरेंट्स के वो सारे बच्चे जो फुल एज के हैं वो एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। एनी पर्सन हु हिमसेल्फ और ईदर ऑफ हिज पेरेंट वर अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अगेन वांट टू बिकम सिटीजन। इसका मतलब कि वो पर्सन जिसके पेरेंट्स, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, वो इंडिया के सिटीजन थे बट उसके बाद वो नहीं रहे इंडिया के सिटीजन, बट अभी वो पर्सन दोबारा इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसे 1 साल के लिए इंडिया में आकर रहना पड़ेगा। तो अगर वो 1 साल के लिए इंडिया में आकर रहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है कि कोई भी OCI कार्ड होल्डर है, कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है जिसके पास OCI कार्ड पिछले 5 सालों से है और वो साथ के साथ इंडिया में 1 साल से रह रहा हो, तो उसे
भी रजिस्ट्रेशन के ज़रिए सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया के सिटीजनशिप को एक्वायर करता है तो उसे एक ओथ और एक शपथ लेनी पड़ती है। ओथ ऑफ एलिजियंस उसे हम बोलते हैं, कि वो संविधान की पालना करेगा। उसके बाद आ जाता है बाय नेचुरलाइजेशन। अगेन एक और मेथड टू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, वो है बाय नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब अगर कोई भी फॉरेनर है वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसे इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो मिल सकती है, बट किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। देखिए, इंडिया में अगर कोई भी ऐसा पर्सन आ रहा है फॉरेन कंट्री से तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी, बट कंडीशन ये है कि वो ऐसे कंट्री से बिलोंग ना करता हो यहाँ पर इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं दी जाती। इट मीन्स वो पर्सन, वो फॉरेनर ऐसी कंट्री से ना हो उस कंट्री में यहाँ पे इंडियन को सिटीजनशिप नहीं दी जाती, राइट? तो उस पर्सन को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सेकेंडली, वो खुद अगर किसी और देश की, फॉर एग्ज़ाम्पल वो फॉरेनर है और वो फॉरेन कंट्री की जो सिटीजनशिप है उसे रिनाउंस करता है, उसे छोड़ता है, उसे त्यागता है, तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी अंडर नेचुरलाइजेशन, राइट? तो नेचुरलाइजेशन के अकॉर्डिंग एक और चीज़ है, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी फॉरेनर पर्सन हमारे इंडिया का नागरिक बनना चाहता है, सिटीजन बनना चाहता है, तो 14 सालों में से 12 साल वो इंडिया में रहा हो, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 12 साल पूरा इंडिया में रहा होगा और वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, किसी और कंट्री में वो ट्रैवल नहीं करेगा। 12 सालों में से 11 साल वो इंडिया में आ जा सकता है, बट जो 1 साल है वो इंडिया में ही रहा हो। इट मीन्स जो वो 1 साल है, इस साल वो इंडिया को छोड़कर ना गया हो। इन 11 सालों में वो आ जा सकता है, बट जो ये 1 साल है वो 1 साल पूरा, राइट, 365 डेज वो इंडिया में ही रहा हो, तो इन टोटल ये बनते हैं 12 साल। तो 14 सालों में से 12 साल वो इंडिया में रहा होना चाहिए, तो उस पर्सन को मिलती है इंडिया की सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरलाइजेशन, राइट? और जो भी पर्सन नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे इंडिया का नागरिक बनता है तो उसे एक ओथ, एक शपथ लेनी पड़ती है कि वो स्टेट का वफादार रहेगा, स्टेट्स की जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको मानेगा और एक गुड मॉरल कैरेक्टर का होगा, राइट? तो लास्ट जो मेथड हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया है सिटीजनशिप को एक्वायर करने का, वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका मतलब अगर इंडिया किसी भी टेरिटरी को, किसी देश की किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करता है या किसी से भी कोई टेरिटरी लेता है, किसी फॉरेन कंट्री से कोई टेरिटरी लेता है और उसको अपने इंडिया का पार्ट बनाता है, तो उस टेरिटरी में जितने भी लोग रहते थे, राइट, तो उस टेरिटरी में जितने भी लोग रहते हैं वो इंडिया के सिटीजन बनेंगे अगर गवर्नमेंट ऐसी नोटिफिकेशन निकालती है। ध्यान से सुनना जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। जब भी कोई इंडिया टेरिटरी एक्वायर करेगा इन फ्यूचर और उस टेरिटरी में जितने भी लोग रह रहे होंगे उस टाइम पे, राइट, तो उस टेरिटरी में जितने भी लोग रह रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन उस टेरिटरी में रह रहा है वो तभी इंडिया का नागरिक बनेगा जब ऐसी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगी। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी नोटिफिकेशन निकालेगी तभी वो एक्वायर्ड टेरिटरी के जो लोग हैं वो इंडिया के सिटीजन बनेंगे, अदरवाइज वो इंडिया के सिटीजन नहीं बनेंगे, ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन नहीं बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो पौंडीचेरी था वो इंडिया का जब पार्ट बना था तो पौंडीचेरी में रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन नहीं बने थे, उनको एक गवर्नमेंट ऑर्डर से इंडिया के सिटीजन बनाया गया था। ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद आता है
लॉस ऑफ सिटीजनशिप। हमने 5 मेथड्स पढ़े, कौन कौन से तरीके हैं इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करने के। पहला था बर्थ के बेसिस पे, दूसरा डिसेंट के बेसिस पे, तीसरा रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, चौथा था नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे, और फिफ्थ था बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बट किन केसेस में सिटीजनशिप गवाई जा सकती है, किन केसेस में जो सिटीजनशिप है उसका लॉस हो सकता है, ये हम अब पढ़ेंगे। तो सिटीजनशिप को खोया जा सकता है, ठीक है। तो सिटीजनशिप का लॉस कब होगा? जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें पार्लियामेंट ने बताए हैं 3 तरीके। जो फर्स्ट तरीका है वो है रिनंसिएशन, राइट। जब खुद ही रिनाउंस किया जाता है, जब खुद ही छोड़ा जाता है इंडिया के सिटीजनशिप को। कोई भी इंडिया का नागरिक जब खुद ही इंडिया के सिटीजनशिप को खोता है, छोड़ता है, तो उसे बोलते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिनंसिएशन। जब वो खुद रिनाउंस करता है कि मैं अभी इंडिया का नागरिक नहीं रहना चाहता हूँ। सेकंड मेथड है थ्रू टर्मिनेशन। इट मीन्स जब वो खुद नहीं खोता, जब वो उसके एक्शन वो ऐसा लेता है कि उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो खो जाती है, वो टर्मिनेट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कोई अगर पर्सन वॉलंटरी किसी और देश की नागरिकता जब लेता है, किसी और देश की सिटीजनशिप जब लेता है, तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, राइट। दोबारा बता देती हूँ, टर्मिनेशन का मतलब कि जब उस पर्सन की सिटीजनशिप खत्म होगी। कब खत्म होगी? जब वो किसी और देश की नागरिकता को लेगा तो इंडिया की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। थर्ड तरीका है थ्रू डेप्रीवेशन। पहला हमने पढ़ा रिनाउंस करना, जब वो खुद छोड़ता है। सेकंड, वो खुद छोड़ता नहीं है बट जब वो किसी और कंट्री के एक्वायर करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खुद खत्म हो जाती है। थर्ड तरीका है थ्रू डेप्रीवेशन, मतलब जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, अब वो उसकी सिटीजनशिप को, तो अब जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो उसकी सिटीजनशिप को ख़त्म करेगी। इट मीन्स वो कंपल्सरी टर्मिनेशन होगा। कंपल्सरी उसने कुछ ऐसी हरकतें की कि उसकी जो सिटीजनशिप है वो इंडियन गवर्नमेंट को खुद ख़त्म करनी पड़ेगी। जैसे उसने जो इंडिया की सिटीजनशिप ली थी वो फ्रॉड के बेसिस पे ली थी, राइट। वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिसलॉयल है, या कि वो ऐसे कुछ काम कर रहा है, वो ऐसी ट्रेड कर रहा है जो इंडिया के खिलाफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी एनिमी नेशन से, जिस देश से हमारे जो रिलेशंस वो अच्छे नहीं हैं, राइट। अगर कहीं पे वॉर चल रही है इंडिया की किसी कंट्री के साथ और कोई पर्सन उस एनिमी कंट्री से ऐसी कम्युनिकेशन कर रहा है और ऐसी ट्रेड कर रहा है जो लॉफुल नहीं है, तो उस पर्सन की जो सिटीजनशिप है वो ख़त्म की जा सकती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या नेचुरलाइजेशन के थ्रू जिस पर्सन ने सिटीजनशिप को एक्वायर किया था, बट सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 साल के अंदर अंदर वो किसी फॉरेन कंट्री में 2 साल के लिए उसको सजा हो जाती है। तो इसमें लिखा है कि सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 इयर्स के अंदर अंदर अगर किसी पर्सन को सजा होती है किसी और देश में, तो उसकी जो नागरिकता है वो सरकार द्वारा कंपल्सरी टर्मिनेट की जाएगी, राइट। और नेक्स्ट प्रोविजन है जो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का, ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब कि जो इंडिया में आता जाता रहता है, राइट, जो टूरिस्ट बेसिस पे इंडिया में आता जाता रहता है, अगर वो ऐसा कोई नागरिक है और वो इंडिया से 7 साल लगातार बाहर रहता है, इट मीन्स कि वो इंडिया में नहीं रह रहा, वो कॉन्टिन्यूसली 7 इयर्स तक किसी और कंट्री में रह रहा है, तो उस केसेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंपल्सरली उसकी जो नागरिकता है उसको टर्मिनेट कर देगी, खत्म कर देगी, राइट। तो ये थी सारी की सारी प्रोविजंस रिगार्डिंग दी सिटीजनशिप जो कि हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर दी गई है, राइट। तो अगर हम रिवाइज करें, हमने अभी तक क्या देखा कि जो सिटीजनशिप है वो उसके बारे में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रॉम आर्टिकल 5 टू 11। आर्टिकल 5 टू 11 कवर करते हैं सिटीजनशिप के बारे में और ये दी गई है अंडर पार्ट 2। और जो ये प्रोविजंस हैं ये डील करती हैं विद द सिटीजनशिप एंड
who could become the citizen of India on 26 जनवरी 1950। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद जब हमारे जो इंडिया का संविधान है उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन कौन कौन से लोग थे जो इंडिया के नागरिक बन सकते थे, राइट, उसके बारे में इन आर्टिकल्स में लिखा गया है। बट 26 जनवरी 1950 के बाद कौन से लोग इंडिया के नागरिक बन सकते हैं उसके बारे में नहीं लिखा गया संविधान में। तो उसके रिगार्डिंग जो भी लॉज हैं उसको बनाने की पावर दी गई है टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी पावर दी गई है टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और पार्लियामेंट ने फिर इस पावर का यूज करते हुए एक लॉ बनाया था जिसे बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो जो ये एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें बताया गया है कि कैसे कोई पर्सन इंडिया के सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है और कैसे जो सिटीजनशिप है उसको लूज कर सकता है, राइट। तो एक्वायर करने के 5 तरीके हमने डिस्कस किए, और उसके बाद कैसे वो लूज करता है उसके हमने 3 तरीके डिस्कस किए, ठीक। तो ये था अभी तक का टॉपिक हमारा सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द फंडामेंटल राइट्स, जो एक इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमें जो हम भारत के नागरिक हैं हमें सबको ऐसा पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास राइट्स हैं, राइट, जो हमें दिए गए हैं संविधान के द्वारा। तो उसकी नॉलेज, चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे नहीं कर रही, चाहे आप एक कॉमन पर्सन हो इंडिया में रह रही हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के जो संविधान है उसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द फंडामेंटल राइट्स। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, कीप लर्निंग।